हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एम्ब्रायोजेनी ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो को पढ़ेंगे। मतलब मोनोकोट एम्ब्रायो किस तरह से जायगोट से डेवलप करता है, इस बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका कंसेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जायगोट डेवलप करता है एम्ब्रायो में, और एम्ब्रायो क्या होता है इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन दो तरह का एम्ब्रायो होता है, एक डायकोट एम्ब्रायो और दूसरा मोनोकोट एम्ब्रायो। तो हम लोगों ने डायकोट एम्ब्रायो फॉर्मेशन देखा था। अब हम लोग मोनोकोट एम्ब्रायो फॉर्मेशन देखेंगे, दैट इज एम्ब्रायोजेनी ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो हम लोग देखेंगे। तो जायगोट एक सिंगल सेल होता है और ये सबसे पहले दो सेल में बढ़ता है। पहला है सस्पेंसर सेल, जिसे बेसल सेल भी कहते हैं, और दूसरा है एम्ब्रायोनल सेल। सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ होता है और बेसल और ये जो एम्ब्रायोनल सेल है ये चलाजा एंड की तरफ होता है। अब आप इस डायग्राम से देखिए, ये जायगोट है, और जैसा कि मैं बताया था कि जायगोट एम्ब्रायो सेक के अंदर बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के कारण। तो ये नीचे की तरफ माइक्रोपाइल होता है और ऊपर की तरफ चलाजा होता है। माइक्रोपाइल एंड चलाजा ओव्यूल का दो मेन कंपोनेंट के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो माइक्रोपाइल की तरफ जायगोट के बटने से जो सेल बनता है वो सस्पेंसर सेल है, और चलाजा की तरफ जो सेल बनता है वो एम्ब्रायोनल सेल है। अब ये जो एम्ब्रायोनल सेल है ये फिर बढ़ जाता है दो सेल में, एक मिडिल सेल और दूसरा टर्मिनल सेल। अब देखिए ये बीच में आ गया और ये ऊपर अंतिम छोर पर चला गया। अब तीन सेल है, सस्पेंसर सेल, मिडिल सेल और टर्मिनल सेल। मिडिल सेल और टर्मिनल सेल एम्ब्रायोनल सेल के बटने से बना है। अब इस अलग अलग सेल से मोनोकोट एम्ब्रायो का अलग अलग कंपोनेंट बनेगा, लेकिन डेवलपमेंट के साथ। तो वो तीन सेल वाला स्ट्रक्चर डेवलप करके इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाता है, और ये ग्लोबुलर स्टेज है मोनोकोट एम्ब्रायो का। ग्लोबुलर स्टेज डायकोट एम्ब्रायो में भी था, और ये मोनोकोट एम्ब्रायो का ग्लोबुलर स्टेज है जो उस थ्री सेल्ड एम्ब्रायो से बना है। इसमें प्लूमूल है, कोटिलीडन है और बस सस्पेंसर है। अब देखिए, अब ये स्ट्रक्चर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद उस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और फाइनली ये स्ट्रक्चर जो है यह एक मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रायो में चेंज हो जाता है, जिसका बहुत सारा कंपोनेंट्स है। तो हम लोगों ने इस डायग्राम को देखा, और इस डायग्राम से पहले फ्लो चार्ट को समझना जरूरी है। जायगोट दो सेल में बटेगा, ये दूसरा सेल फिर दो सेल में बटेगा, और ये जो सस्पेंसर सेल है इससे मोनोकोट एम्ब्रायो का इपिकोटाइल बनेगा और प्लूमूल बनेगा। मिडिल सेल है, इससे मोनोकोट एम्ब्रायो का हाइपोकोटाइल बनेगा और रेडिकल बनेगा। और ये जो टर्मिनल सेल है इससे मोनोकोट एम्ब्रायो का कोटिलीडन बनेगा और प्लूमूल बनेगा। लेकिन ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि मोनोकोट एम्ब्रायो में कोटिलीडन एक होता है। अब ये सिंगल कोटिलीडन, ये एक कोटिलीडन कहां पर होता है? तो आपको इस बात को याद रखना है, जायगोट से जब तीन सेल बन जाता है तो तीनों सेल से मोनोकोट एम्ब्रायो का अलग अलग कंपोनेंट बनता है। किस सेल से कौन सा कंपोनेंट बनता है इस बात को याद रखना है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये रहा एक मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रायो, इसमें यह है स्कूटिलम। ये सिंगल लेटरल कोटिलीडन है, ये लेटरल कोटिलीडन है। तो स्कूटिलम जो नाम दिया गया है ये एक्चुअली ये लेटरल कोटिलीडन का नाम है, लेटरल कोटिलीडन। अब उसके नीचे देखिए कोलियोप्टाइल है, और ये जो कोलियोप्टाइल है यह शूट एपेक्स के ऊपर एक लेयर है। यहां शूट एपेक्स है और इसमें कुछ स्ट्रक्चर से लीफ बनता है। इस शूट एपेक्स से स्टेम बनेगा, और ऊपर जो कुछ स्ट्रक्चर है उससे लीफ बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। और उसके ऊपर का जो लेयर है उसका नाम है कोलियोप्टाइल। तो ये लीफ प्राइमोर्डिया के ऊपर का लेयर है प्रोटेक्शन देने के लिए, लेयर ऑन लीफ प्राइमोर्डिया। इस बात को एक बार फिर से समझिए, शूट एपेक्स से स्टेम बनेगा, और शूट एपेक्स के ऊपर जो कुछ स्ट्रक्चर है छोटा छोटा उसे हम लोग लीफ प्राइमोर्डिया कहते हैं, और लीफ प्राइमोर्डिया के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका नाम है कोलियोप्टाइल। और ये एक छोटा स्ट्रक्चर इपीब्लास्ट है, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये रिड्यूस्ड कोटिलीडन है, ये है रिड्यूस्ड कोटिलीडन, रिड्यूस्ड कोटिलीडन। अब देखिए ये रेडिकल है जिससे रूट बनेगा,
उसके ऊपर रूट कैप है और उसके ऊपर फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका नाम कोलियोरिजा है। तो ये कोलियोरिजा रूट कैप के ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये मोनोकोट एम्ब्रायो एक मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रायो का कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो जायगोट से ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद बना है। किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है हम लोगों ने इस बात को देखा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है। यहां पर एम्ब्रायो में केवल 3 सेल है। ये तीनों सेल काफी स्पेशल है जिससे मोनोकोट एम्ब्रायो का अलग अलग कंपोनेंट्स बनता है और इस बात को आपको याद रखना है। इस तरह से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को देख लिए, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट को हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ सीड पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ सीड में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल स्टार्ट्स टू डेवलप एज सीड, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड के रूप में डेवलप करना शुरू करता है। इस बात को हम लोग एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये एक प्लांट है और इस प्लांट में ये फ्लावर है, ये टिपिकल फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो जब इस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सेक में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल बनता है, नीचे की तरफ जायगोट और बीच में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो हम लोग पिछले क्लास में इस बात को देख चुके हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बन जाता है और जायगोट से एम्ब्रायो बनता है। इस दोनों में पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट होता है। और ये क्यों होता है इस बात को हम लोग जान चुके हैं कि यह न्यूट्रिशन देने का काम करता है जायगोट से एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए इसी के साथ ये जो ओव्यूल है ये सीड में चेंज होना शुरू हो जाता है और ओवेरी फ्रूट में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ओवेरी फ्रूट में चेंज होना शुरू होगा, इस बात को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड को पढ़ने के बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट को पढ़ेंगे। फिलहाल इस बात को समझते हैं कि ये जो ओव्यूल है जिसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मेनली 8 कंपोनेंट्स होता है, तो ये ओव्यूल सीड के रूप में डेवलप करेगा। और अब इस सीड के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म है और इस सीड के बीच में छोटे से प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रायो है। अब ये सीड जब जमीन पर जाएगा तो इसका एम्ब्रायो सीड से बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग सीड जर्मिनेशन कहते हैं। और फिर तुरंत जो स्ट्रक्चर बनेगा सीड से निकलने वाला स्ट्रक्चर, सीड जर्मिनेशन के जस्ट बाद उसे हम लोग सीडलिंग बोलेंगे, जो एक बहुत छोटा सा प्लांट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड के रूप में डेवलप करना शुरू होता है, जिसके अंदर में खास करके एम्ब्रायो और उसके चारों तरफ एंडोस्पर्म होता है। तो सीड का डिफिनेशन है एक ऐसा ओव्यूल जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो ओव्यूल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, पक जाता है। इसीलिए डिफिनेशन के तौर पर लिखा गया है फर्टिलाइज्ड या फिर राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ऐसा सीड जो फर्टिलाइज्ड है या नहीं तो जो राइपेंड है, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मतलब जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। और सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड है। और सीड 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है एक प्लांट का। देखिए जरा ध्यान से, सीड इस प्लांट में बनता है और फिर इससे नया प्लांट बनता है। तो ये सीड जो है, ये सीड 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो इस प्लांट को और दूसरा इससे बनने वाले नए प्लांट को। और सीड के स्टडी को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं। अब हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ना है। तो जैसा कि लिखा गया है, एक टिपिकल सीड का 3 कंपोनेंट्स होता है, एम्ब्रायो होता है, एंडोस्पर्म होता है और सीड कोट होता है, जिसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए बीच में एम्ब्रायो है, फिर एंडोस्पर्म है और सीड कोट है। अब इस तीनों को डिफाइन करना है एक एक लाइन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्ब्रायो की। तो ये एम्ब्रायो जो है, ये एक छोटा सा प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर होता है सीड के अंदर, और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एंडोस्पर्म की। तो ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो ट्रिप्लोइड होता है। और फिर हम लोग बात करेंगे सीड कोट की।
तो ये सीड कोट डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो सीड को घेर करके रखता है, और डायग्राम से ही पता चल रहा है बाहर का जो लेयर है उसका नाम टेस्टा है और अंदर का जो लेयर है उसका नाम टेगमेन है। तो हम लोग यहाँ सीड को पढ़ रहे हैं। जब एम्ब्रायो को पढ़े थे तो काफी डिटेल में, इंडोस्पर्म को पढ़े थे तो डिटेल में, यहां पर एम्ब्रायो और इंडोस्पर्म हम लोग सीड के स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ रहे हैं, इसीलिए दोनों में बस एक सेंटेंस लिख देना है। जैसे एम्ब्रायो में लिखेंगे इट इज माइन्यूट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, जिसके डिटेल को हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडोस्पर्म में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे इट इज ट्रिप्लोइड न्यूट्रिटिव टिश्यू, और सीड कोट में इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसमें बाहर का स्ट्रक्चर आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमेन। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो तरह का सीड होता है एंडोस्पर्म के बेसिस पर, जो हम लोग टाइप्स ऑफ सीड में आप पढ़ेंगे। एक अल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड होता है और दूसरा नॉन अल्बुमिनस और एक्स एंडोस्पर्मिक सीड होता है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, ये अभी मान करके चलते हैं कि यहाँ जाइगोट है और यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल न्यूट्रिटिव टिश्यू में बदल गया जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और ये जो जाइगोट है अब ये बदल गया एम्ब्रायो में। तो जैसा कि आपको कई बार बताया गया है कि जाइगोट से जब एम्ब्रायो बनता है तो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म देता है। तो जिस सीड में ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट रह जाएगा उस सीड को बोलते हैं अल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक, और जिस सीड में ये एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाएगा, पूरी तरह से खपत हो जाएगा एम्ब्रायो फॉर्मेशन में, उसको बोलेंगे नॉन अल्बुमिनस या फिर एक्स एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्म के बेसिस पर सीड का दो टाइप है। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्बुमिनस की। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा एम्ब्रायो के द्वारा, मतलब एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाएगा सीड में। अब ये सीड है, द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नाउ सीड। तो एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाएगा सीड में जो हेल्प करेगा सीड जर्मिनेशन में। तो देखिए इस बात को लिखा गया है, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो। एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज नहीं होगा एम्ब्रायो के द्वारा, यानी कि कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का रहेगा सीड में और ये यूज होगा सीड के जर्मिनेशन के समय। और ये केसर में, कोकोनट में, व्हीट में, बार्ली, मेज में, इस तरह के प्लांट्स में ऐसा होता है। अब जो नॉन अल्बुमिनस और एक्स एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा एम्ब्रायो के द्वारा, इसीलिए अब्सेंट हो जाएगा मैच्योर सीड में। और ये पी, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, बीन, ग्राम, इस तरह के प्लांट्स में ऐसा होता है। तो मुख्य रूप से सीड का दो टाइप है जिसको हम लोगों ने देखा, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को अल्बुमिनस कहते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स अल्बुमिनस कहते हैं। अब देखिए, चूंकि सीड ओव्यूल से बनता है इसलिए ओव्यूल का कंपोनेंट सीड के कंपोनेंट में चेंज होता है, और उसमें से हम लोग 5 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो सीड के कंपोनेंट में चेंज हो जा रहा है। तो ये पांचों ओव्यूल का कंपोनेंट है। एंड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओव्यूल का ये सारा कंपोनेंट सीड के इस तरह के कंपोनेंट में चेंज होगा। जैसे हाइलम, ये एक दाग के रूप में सीड पर होता है, ये स्कार ऑन सीड, सीड के ऊपर एक स्कार है। राफी, ये सीड कोट के साथ जुड़ जाता है। इंटुगमेंट सीड कोट में बदल जाता है जो 2 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, टेस्टा, टेगमेन। चलाजा, ये सीड कोट यहीं से बनना शुरू होता है, और माइक्रोपाइल छोटे से छिद्र के रूप में सीड में प्रेजेंट होता है जहां से सीड ऑक्सीजन, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है जर्मिनेशन के दौरान। अब हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे जो सीड से रिलेटेड है। जैसे कि पहला है, न्यूसिलस का कुछ पार्ट सीड में प्रेजेंट रह जाता है जिसे हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, और ये ब्लैक पीपर में होता है।
सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है उसका इनएक्टिविटी जिसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इसे हम लोग सीड डोरमेंसी कहते हैं। और लास्ट में है वो पीरियड जिस समय के लिए सीड फंक्शनल रहता है उसे हम लोग सीड वायबिलिटी कहते हैं। मतलब जिस समय तक सीड जिंदा रहता है यानी कि वह जर्मिनेट कर सकता है, इस पीरियड को, इस टाइम को हम लोग सीड वायबिलिटी कहते हैं। और सीड का कुछ बेनिफिट्स भी होता है, कुछ एडवांटेजेस भी होता है, जैसे कि सीड डिस्पर्स करके हवा और पानी या किसी दूसरे एनिमल्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। सीड में न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं तो उसका इस्तेमाल खाने में किया जा सकता है। सीड एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, जिसके कारण सीड से आने वाला नया प्लांट वेरिएशन के साथ आता है। और सीड जो होता है वह 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सीड का एडवांटेजेस में आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सीड टॉपिक को कंप्लीट किए। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट को